नमस्कार, कशिश न्यूज के इस बड़ी खबर के सेगमेंट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। खगड़िया से एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएसपी संचालक के घर लूट हुई है। समझ सकते हैं कि लूट की वजह क्या रही होगी। संचालक निशाने पर हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक रुपए की लूट हुई है। सेंट्रल बैंक का वो सीएसपी था संचालक। और जिस तरीके से भारत सरकार योजनाएं हैं कि गांव-गांव में इस तरह के संचालक की नियुक्ति की जाए और उसी के सहारे ग्रामीण जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको चलाने की कोशिश चल रही है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में लगातार सीएसपी अपराधियों के निशाने पर है। चलिए, हमारे साथ खगड़िया से जुड़ गए हैं। जरा उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या मामला है, कैसे लूट हुई है। ये सदर प्रखंड के बभनगामा का रहने वाला है मिथिलेश शर्मा, जो बभनगामा गांव में ही सीएसपी को संचालित करता है। और आज जो है करीब अब से कुछ देर पहले जो है वह खगड़िया सेंट्रल बैंक के खगड़िया ब्रांच से 2.5 लाख रुपया जो है वह निकाल करके वो बभनगामा जा रहा था। इसी दौरान सरायडीह ढाला के पास अज्ञात बदमाश जो है बाइक पर सवार अज्ञात बदमाश आता है और हथियार दिखा करके पहले बाइक को रुकवाता है, फिर फायरिंग करता है और फिर जाकर के बैग में जो 2.5 लाख रुपया था उसको लूट करके चलते बनता है। हालांकि सीएसपी संचालक का कहना है कि वो पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन 4 की संख्या में बदमाश थे जो बाइक पर सवार थे और लूट करके चलते बना। इन सब के बीच गंगौर थाना पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन अभी तक संदिग्ध या फिर किसी अन्य लोगों को हिरासत में नहीं लिया है। पुलिस जो है अभी छानबीन ही कर रही है। चलिए, धन्यवाद स्वतंत्र। हमारे साथ खगड़िया से स्वतंत्र जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपडेट दी है कि किस तरीके से अपराधियों ने बंदूक के बल पे सीएसपी संचालक से पैसे लूट लिए। सेंट्रल बैंक से वो पैसे लेकर अपने कैंप पर जा रहे थे और उसी दौरान इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। अब दूसरी बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। और आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस एरिया में थर्मोकोल के फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो आग को लेकर हाईएस्ट सेंसिटिव माना जाता है। चलिए, हम अपने हाजीपुर संवाददाता पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या है पूरा मामला? देखिए, थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। हालांकि दमकल की 3 गाड़ियां यहां पे पहुंची हुई है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन प्रयास जारी है। थर्मोकोल फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर काफी भीषण आग लगा हुआ है और जो दमकल की गाड़ी है वो चारों तरफ, फैक्ट्री के चारों तरफ खड़ी होकर के आग बुझाने के प्रयास में लगी है। तकरीबन 20 मिनट से आग लगी हुई है और काफी भीषण आग बताया जा रहा है। इसको लेकर के आसपास के जो फैक्ट्री मालिक है वो भी दहशत में, आसपास की जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी अपने सुरक्षा के बंदोबस्त कर लिए हैं। वो भी जहां तक पानी लेकर के खड़े हैं, अपने फैक्ट्री के छत पे खड़े हैं। तो आग भीषण लगी हुई है। हालांकि इंडस्ट्रियल थाना पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है, दमकल की गाड़ी और मंगाया जा रहा है। अगर आग पे काबू नहीं पाया जाएगा तो बाहर से भी दमकल की गाड़ी आएगी, क्योंकि फैक्ट्री में जब आग लगती है तो हाजीपुर के में जो उपलब्ध गाड़ियां उससे काबू पाना मुश्किल होता है। लेकिन अभी 3 दमकल की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हुई है। अब ये देखना है कि गाड़ी आग काबू पाया जा सकता है या नहीं, लेकिन लगातार प्रयासरत है। जो यहाँ पे मौजूदा थाने के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आग लगने का कारण का भी पता नहीं चल पाया। ये तो जांच का मामला है। फिलहाल आग पे जो आग लगी हुई है उससे काबू पाना हमारा लक्ष्य है। तो दमकल की गाड़ी और मंगाया जा रहा है और आग अभी भीषण लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, सीएम मुलाकात। किससे मुलाकात हो रही है? लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर ये मुलाकात है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और बंगाल चुनाव में को लेकर जिस तरीके से पार्टी लगातार बैठकों आयोजित कर रही है, गुलाम रसूल उनके प्रभारी हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम चुनाव बंगाल में लड़ेंगे और जरूर पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन बाद के समय में मुख्यमंत्री ने इस पर उस तरह की गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन आज फिर से बंगाल के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। चलिए, हम सीधे जदयू कार्यालय चलते हैं, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं। अशोक जी, बंगाल के प्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात हो रही है,
शुरुआती दौर में गुलाम रसूल अलियाबी ने कहा था कि हम बंगाल के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाद में मुख्यमंत्री के स्तर पर भी ये चीज़ें आई कि नहीं, अभी फिलहाल कोई उस तरह का ठोस रणनीति नहीं बनाई पाई गई है। कल जिस तरीके से केपीसी त्यागी ने कहा कि बंगाल में हम जल्द ही किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, 1-2 दिनों का वक्त दीजिए, क्या बंगाल के सहारे कुछ साधने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुक्त होने के बाद बतौर मुख्यमंत्री यहां आए हैं। और कल तक जो संगठन के महासचिव थे आरसीपी सिंह, वो आज बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जदयू के प्रदेश कार्यालय में आए हैं। हम नज़ारा आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस तरह लोग आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने के लिए फूलों का गुलदस्ता और माला लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच राजनीतिक बातचीत हो रही है, रणनीति बन रही है और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं। बंगाल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी की क्या रणनीति होगी, पार्टी की क्या हैसियत है, कि कितनी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार खड़े कर सकती है, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। और शेष दूसरे राज्यों के भी जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और बीच बीच में जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जा रहे हैं अंदर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं और आरसीपी सिंह को बधाई दे रहे हैं। इसके पीछे यही है कि पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। और नेताओं में एक बात की खुशी है कि पिछले लगभग 5 वर्षों से आरसीपी सिंह के साथ इन लोगों का तारतम्य बना हुआ है संगठन महासचिव के रूप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी इनको उम्मीद है कि रामचंद्र बाबू यानी कि आरसीपी सिंह से उनका यही तालमेल बना रहेगा। और पार्टी के जो नेता हैं वो मानते हैं कि जिस तरह से आरसीपी सिंह को जवाबदेही दी गई है और सामने में अभी चुनौती है पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो वैसी परिस्थिति में कोई ठोस निर्णय पार्टी लेगी और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जो जदयू ने फैसला लिया है कि वह चुनाव लड़ेगी उस पर वो अमल करेगी। हालांकि इस बार की जो परिस्थितियां हैं उसमें आरजेडी ने और तेजस्वी ने पहले ही कहा है कि ममता बनर्जी, वामपंथी दल, कांग्रेस सबको एक फ्रंट पर आना चाहिए और आरजेडी उसी को समर्थन देगी जो बीजेपी को हराएगा। लब्बो लुआब जदयू का भी वही है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ या ममता के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जदयू वहाँ खड़ी होगी तो कहीं न कहीं बीजेपी को ही नुकसान होगा, चूंकि ममता विरोधी जो वोट है उसमें कहीं न कहीं बंटवारा होगा। तो इन सारी बातों पर रणनीति बन रही है। अब देखना यह है कि पार्टी कब फैसला लेगी। हालांकि ये अब वर्ष अंतिम चरण में है और 2021 में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। वैसी परिस्थिति में जदयू को अगर मजबूती से पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना है तो जल्द उसे फैसले लेने होंगे और इसीलिए ये रणनीति बन रही है। जी धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जदयू कार्यालय से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बंगाल के मामले पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक बातचीत हो रही है और ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे परेशानी बढ़ सकती है अपने मित्र गठबंधन से। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। शिक्षक की भूमिका में हेमंत, जी हाँ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाएंगे। झारखंड में सरकार कैसे कोरोना से लड़ी है। और इतना ही नहीं, दलित आदिवासियों के लिए जो विकास योजनाएं चल रही हैं वो विकास योजनाएं कैसे फलीभूत हो रही है, कैसे लोगों तक पहुंच रही, तमाम विषयों को लेकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है जिसमें छात्र मौजूद रहेंगे। वेबिनार है ये और वेबिनार के सहारे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मौजूद हैं रांची से। संदीप, शिक्षक की भूमिका में हेमंत, क्या पढ़ाएंगे वो? जी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देंगे। 18 से 21 फरवरी यानी अगले साल यह 4 दिवसीय व्याख्यान माला है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और यदि पूरी व्याख्यान की बात करें तो हेमंत सोरेन इसमें जो आदिवासियों के अधिकार हैं, सतत विकास राज्य का जो है, या फिर राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, और जो 9 महीने में कह सकते हैं कोरोना काल में राज्य सरकार ने जो कार्य किए हैं उन सभी बातों का कह सकते हैं वे छात्रों को वहां पे जाके बतलाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे व्याख्यान माला में 1000 लोग शामिल होंगे और लगभग
50 लाख जो है इस कह सकते हैं इसके व्यूअर्स होते हैं जो इसे देखते हैं, इस पूरे व्याख्यान को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं यह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी एक खास दिन होगा, क्योंकि यह पहला मौका होगा पूरे राज्य के लिए कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वे पहली बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना व्याख्यान देने के लिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक की भूमिका में रहेंगे हेमंत सोरेन। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको फिर कुछ खास खबरें हैं, बड़ी खबर है बिहार और झारखंड की, उस खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल हमें ब्रेक के लिए इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है कल। सरकार की ओर से पूरे राज्य में जश्न का माहौल रहेगा। मुरादाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उसके अलावा हर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हालांकि इस आयोजन के मौके पर आजसू ने कहा है कि हम विश्वासघात दिवस मनाएंगे 29 तारीख को। वहीं बीजेपी का कहना है, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हम उनके घोषणा पत्र के सहारे उनको घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों तरफ से तैयारी है, विपक्ष भी तैयार है, पार्टी भी तैयार है। मुरादाबादी मैदान को सजाया जा रहा है और कितने प्रशासनिक तैयारी क्या है, कितने पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है, इन सब मसलों पर पहले हम आधिकारिक बाइट हम सुन लेते हैं और उसके बाद हम अपने संवाददाता संदीप के पास जाएंगे कि आखिर अभी फिलहाल क्या चल रहा है। कार्यक्रम जो है लगभग 12:30 बजे शुरू होगा और ये 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें सभी जिले से जो है दर्शक लोग आ रहे हैं, लाभुक आ रहे हैं। विभिन्न विभाग के जिले से विभिन्न विभाग के जो कार्यक्रम जो उनकी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन होगा और कुछ परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाएगा, कुछ नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड को लेकर जो है विशेष तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पब्लिक को यहाँ पे बैठाया जाएगा। सभी के लिए मास्क की व्यवस्था की गई है और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और विधि व्यवस्था के लिए सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यहाँ से लाभुक आएंगे तो उन लोगों का प्रॉपर फ्रिस्किंग और उनका सुरक्षा जांच हो जाए। और चूंकि हम लोगों को सेम टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, उनके पास सैनिटाइजर है कि नहीं है, मास्क है कि नहीं है, तो जहाँ से डीएफएम लगा रहेगा वहाँ पे मास्क दिया जाएगा और प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद वो लोग अपने सभा स्थल में आ जाएंगे। और जो माननीय लोग हैं, वीआईपी है, उन लोगों के लिए इनकी अलग व्यवस्था की गई है। कैसे खुलासा करेगी पार्टी सर? देखिए, क्या खुलासा करेगी तो कल आप सब लोगों को बुलाया गया है, तो कल तक के लिए तो आप सब लोग को प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाकी तो जो आए दिन बताते रहे यहाँ के हालात के बारे में, आप सब लोगों के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और शेष कल तक आप लोगों को इंतजार करनी पड़ेगी। सर, क्या होमवर्क पार्टी की तरफ से हुआ, बीजेपी की तरफ से खास करके? अरे वही तो मैं बोल रहा ना, जिम्मेदारी दी गई है लगातार, मतलब जो लोग लगे हुए हैं सब लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया है और कल तक आप लोगों को इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, 1 साल के काम में जो तैयारी चल रही है उस पर क्या कहेंगे? आप लोग क्या मानते हैं ये जो 1 साल? अरे मानना क्या है, तो प्रत्येक दिन रोज बोल रहे हैं। सरकार से जितनी लोगों को उम्मीदें थी, बिल्कुल लोगों को निराश किया है। आज तो आप देख रहे होंगे सब जगह हालत क्या है। विकास के काम तो ठप पड़ा हुआ है। विकास के लिए वो पैसे की रोना रोते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा हुआ है भाई? पुलिस बल, कोई संसाधनों की कमी नहीं, हर थाना में गाड़ी है, पुलिस बल। जब राज्य बना था तो 21,000 25,000 पुलिस थे, आज तो 80,000 से भी कहीं अधिक की पुलिस। झारखंड सरकार का गठन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। झारखंड सरकार चूँकि जेएमएम का सरकार है, जेएमएम गठबंधन का सरकार है, इन्होंने जो वादे चुनाव में किए थे कि प्रधानमंत्री आवास 3 लाख का बनवाएंगे और बहुत सारे ऐसे वादे थे, नौकरी देना है, बहुत तरह वादे थे जो एक भी काम इनके धरातल पर नहीं अभी तक पहुंचा है। चलिए, विपक्ष की तैयारी भी है। बीजेपी कह रही है कि पैसे खजाने खाली हैं तो अपराध क्यों बढ़ रहा है। मतलब
खजाना खाली है ये स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भी बहुत तरीके से इस सवाल को उठाए थे पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कि खजाना को लूटा गया है रघुवर दास के द्वारा। चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता संदीप के पास, जो इस वक्त मुरादाबादी मैदान में मौजूद हैं। संदीप, जरा नज़ारा दिखाइए, कैसी तैयारी चल रही है? जी, सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल यहाँ पे कार्यक्रम होना है और कह सकते हैं जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरण पे है। आपको दिखलाना चाहेंगे यह रांची का मोराबादी मैदान है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंडाल का निर्माण किया गया है, जो सरकार की ओर से होर्डिंगे भी लगाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो पंडाल है वहाँ पे लोगों की बैठने की माकूल व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगभग 2 से 3 हजार लोग राज्य भर से यहाँ पहुंचेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई एलसीडी भी लगाए गए हैं जिसका सीधा प्रसारण राज्य के विभिन्न जिलों में भी यहाँ से होगा। वहीं आप दूसरी छोर पे आपको दिखलाना चाहेंगे जो फूल माला है वह यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार अपनी जो यहाँ पे जो उपलब्धियां हैं उनको भी बतलाएंगी। सीधे मुख्य मंच भी आपको दिखलाना चाहेंगे जहाँ पे अबुआ राज का 1 साल एक शुरुआत अनेक, आप देख सकते हैं जो पंचलाइन है, अबुआ राज का साल एक शुरुआत अनेक। खुद उपायुक्त रांची जो छवि रंजन है वे खुद उपस्थित हैं यहाँ पे, हर एक कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कह सकते हैं उनकी देख रेख में पूरा कार्य चल रहा है। और जो इस पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो इस कार्यक्रम में कल कई परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। वहीं जो हेमंत सरकार ने 1 साल में जो कार्य किए हैं उसे भी जनता तक कल बतलाएंगे, जनता को बतलाएंगे। वहीं कल कई लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किए जाएंगे, जैसे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनकी सीधी नियुक्ति के लिए ऐसे 37 खिलाड़ियों को कल यहाँ पे सीधी नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाएगा। वही डॉक्टरों को भी नियुक्ति की गई है, उनकी भी यहाँ पे कल पत्र दी जाएगी। और आप देख सकते हैं जो फूल माले हैं वे सजाए जा रहे हैं ताकि जो यह कार्यक्रम स्थल है वह गुलजार रहे कल। और यही वजह है कि जो तैयारियां हैं या फिर जो लोगों की बैठने की भी व्यवस्था है उसे भी की गई है। और जिस तरह से कोरोना काल है और अब भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, यही वजह है कि इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पूरी तौर पे ख्याल रखा गया। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग लगातार इस 1 वर्ष पूरे होने पर लाइव रहेंगे झारखंड के दर्शकों के लिए कि आखिर सीएम 1 वर्ष के मौके पर क्या घोषणा करते हैं। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं। हीरामन के मन की बात, जी हाँ, मन की बात तो प्रधानमंत्री की चल रही थी, लेकिन उसमें एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा हुई जिन्होंने अपनी भाषा की डिक्शनरी बना डाली। तो जरा पहले इस हीरामन को की बात करिए, कितना वो खुश है कि उनके बारे में प्रधानमंत्री चर्चा की है। हीरामन क्या कहते हैं, जरा इसकी बात भी हम सुन लीजिए। फिर हम जानना चाहेंगे कि इसके परिवार कितने खुश हैं या परिवार को लेकर या इनकी क्या योगदान रहा है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा अपने रिपोर्टर से करेंगे। लेकिन पहले उनके परिवार के लोग, जब प्रधानमंत्री ने उनके योगदान की चर्चा की तो उसको लेकर उनके परिवार के लोग, हरिमन अपने खुद क्या कहते हैं, जरा पहले ये सुन लेते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, गदर महसूस हो रहा है, क्योंकि मन की बातें में जो प्रधानमंत्री जी रखे हैं यह सुनकर मुझे एक गौरवपूर्ण हासिल मिल रहा है। जैसे कि लोग पिछड़े लोगों को पुकार रहे हैं, नाम दे रहे हैं, और जो विलुप्त है उसको जगाने का प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद है। और मैं एहसास भी करता हूं कि मुझे भी कुछ कामों में, आर्थिक स्थिति में, शिक्षा में जैसे भी हो सुधार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये गढ़वा जिले के लिए गौरव की बात है। इस जिले में हीरामन कोरबा जी ने 12 बरस के अथक प्रयास के बाद कोरबा शब्दकोश का एक लिखने का काम को संपन्न किया और जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में भी की गई है। तो इनका यह प्रयास
कोरबा समुदाय के साथ साथ पूरे जिले के लिए ये गौरवशाली बातें हैं और जिला प्रशासन इनको प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है और इनके सम्मान के समारोह आयोजित करके हम लोग जिला प्रशासन की ओर से इन्हें भी सम्मानित करेंगे। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता गढ़वा से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, हीरामन की मन की बात तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। कोरबा भाषा को लेकर जो इन्होंने डिक्शनरी बनाई है, बीजेपी की 5 साल सरकार भी रही है, केंद्र में भी सरकार है, उस भाषा को लेकर सरकार कुछ कर रही है कि नहीं, कि सिर्फ मन की ही बात चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि हीरामन कोरवा को इस डिक्शनरी बनाने में 12 साल लग गए और वो अपने कोरवा भाषा को हिंदी में अनुवाद करके एक बुक बनाया है, जिसका विमोचन 1 नवंबर को स्थानीय सांसद बीडी राम जी ने किया था और उनके द्वारा ही उस पुस्तक को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ समर्पित किया गया और उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात में इस किताब और उस लेखक जो है कोरवा जाति के हीरामन जी का जिक्र किया था। ये बता दूं कि अब सांसद ने भी इसका बीड़ा उठाया है और राज्य सरकार ने भी जहां तक ये सूचना मिली कि उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इनकी भाषा को आगे तक पहुंचाएंगे और जो विलुप्त हो रही थी इनकी भाषा उन्हें फिर से जीवित की जाएगी और इनके जो जाति के लोग हैं उनको तक इस बुक को पहुंचाया जाएगा और फिर से वो भाषा ये बोल सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गढ़वा संवाददाता धर्मेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से अब प्रधानमंत्री के मन की बात में हीरामन की मुलाकात हो चुकी है और अब सरकार नए तरीके से सोच रही है। अब चलिए दूसरी खबर बात करते हैं। दाऊद का गुर्गा जमशेदपुर में गिरफ्तार। बम विस्फोट के बाद, मुंबई बम विस्फोट याद कीजिए, उस घटना के बाद पुलिस की दबिश बढ़ी तो ये आके जमशेदपुर छुप गए और अभी तक जमशेदपुर में ये रह रहे थे। क्यों रह रहे थे, क्या हुआ, कैसे पुलिस तक उसके भनक लगी, कई सारे सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को लेकर हम सीधे चलेंगे। अपने संवाददाता हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए। मनोज जी, ये गुजरात एटीएस को ये जानकारी मिलती है कि वो जमशेदपुर में छुपा हुआ है। आखिर वो जमशेदपुर में कर क्या रहा था? मतलब अगर इतने लंबे अंसाल से वो जमशेदपुर रह रहा था, वो क्या कामकाज दिखाने के लिए वो क्या कामकाज कर रहे थे? देखिए, वो दिखाने के लिए यहाँ पर चावल व्यवसायी के बनकर जमशेदपुर में रह रहा था और चावल का जो व्यापार कर रहा था वो विदेशों में कर रहा था। वो सिर्फ भारत में नहीं करता था या किसी दूसरे राज्य के लिए काम नहीं करता था, ये विदेशों में चावल भेजा करता था। लेकिन उसके बावजूद भी जमशेदपुर पुलिस की निगाहें इस पे नहीं थी कि ये आदमी विदेश अगर यहाँ से माल भेज रहा है तो कहीं ना कहीं इसका तार किससे जुड़ा हुआ है। हालांकि गुजरात एटीएस ने इसके मोबाइल नंबर के लोकेशन से इसे गिरफ्तार किया, क्योंकि ये केरल का मूलतः रहने वाला है और जब केरल का रहने वाला व्यक्ति जब गायब हुआ 96 से जब ये गायब हुआ तो सीधे ये पटना का एक व्यक्ति से संपर्क में आया और उसके बाद अपना नाम बदलकर पटना से ये वीजा बनवाया है और उसके बाद ये पासपोर्ट बनाकर तब ये वहां विदेश जाने लगा। हालांकि 4-5 देश में रहने के बाद सीधे इसको लगा कि नहीं, अब हमको वापस भारत लौटना चाहिए, तो तीसरी शादी करने के बाद ये वापस अपनी पत्नी और 2 बच्चा, 2 बेटी और 2 बेटा, चारों को लेकर ये भारत आ गया। और भारत आने के बाद ये जमशेदपुर जो है, टेलको का एक मौलवी है जो उस मौलवी के संपर्क में था और वो इसको जमशेदपुर ले आया और वो आकर सीधे मानगो के वो सहारा सिटी गार्डन में इसका एक डुप्लेक्स दिलाया। लेकिन पुलिस ये भी खंगाल है कि आखिर वो डुप्लेक्स किसका है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति का डुप्लेक्स है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, एसबीआई बैंक का वो जनरल मैनेजर बताया जा रहा है और वो जो है उसके संपर्क में ये व्यक्ति आया और वो महाराष्ट्र से सीधे ये जमशेदपुर में ये फ्लैट लिया भाड़े पे और उसके बाद ये रहने लगा। हालांकि 99 में ये यहाँ पहुंचा था और 99 यानी 2000 यानी 2 साल लगभग जमशेदपुर में रहा। लेकिन 2 साल में ये लोगों को ये बताया कि हम चावल व्यवसायी हैं, हम चावल का व्यापार करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या करता था, जब एटीएस की टीम ने जब इसे गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस जो है कि अब इसके पीछे के कौन कौन लोगों से ये बात किया है उस नंबर से कौन जैसे डेवलपमेंट क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, मुंबई बम ब्लास्ट से इसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। कैसे ये मुंबई से जमशेदपुर पहुंचा, आपने पूरी विस्तृत जानकारी दी। चलिए इस खबर पर फिलहाल इतना ही और हम अगली खबर पर चलेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें लगता है कि पुलिस को और अनुसंधान करने में
मदद करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम कांग्रेस पार्टी की आज स्थापना दिवस 136 वर्ष हो गया और पूरे बिहार और झारखंड में तिरंगा यात्रा निकाला है। देखिए पटना की सड़कों पर किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाला गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस तिरंगा यात्रा में मौजूद थे। चलिए गौतम हमारे साथ है। गौतम, क्या तिरंगा यात्रा के सहारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की जो कोशिश हुई है, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ बढ़ा या फिर जो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है वो भाव अभी भी बरकरार है? जी देखिए, जिस तरह से जो रिजल्ट आया इस बार विधानसभा चुनाव 2020 में, सीटें बहुत ज्यादा कांग्रेस जो है चुनाव में लड़ी थी, मगर जिस तरह से उन्हें जीत मिली, पिछले बार से भी कम सीट को जो उन्होंने हासिल किया है, उम्मीद जो है कार्यकर्ताओं में इस बार बहुत ज्यादा थी। मगर जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, उससे काफी जो है स्थिति दिखी। देखिए इसके बावजूद भी बड़े स्तर के नेताओं ने ये बातें कही कि जिस तरह से बिहार कांग्रेस का नेतृत्व हुआ या जो भी सीट बंटवारे का स्थिति रहा, कैंडिडेट जो चयन हुआ, जो क्षेत्र से लाए गए कैंडिडेट, वो हवाई यात्रा करके सीधा वो क्षेत्र में पहुंचे। कभी उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, क्षेत्र की जनता उन्हें नहीं पता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर रिजल्ट बहुत खराब आया था। मगर आज यात्रा जो निकाली गई उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, बिहार प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं, चलिए तमाम बड़े चेहरे इस यात्रा के दौरान मौजूद थे और यात्रा के सहारे कांग्रेस अपनी जमीन टटोलने की कोशिश करी। बिहार झारखंड दोनों जगहों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते सीधे बढ़ते हैं और पूर्णिया, जहां प्याज को रुलाई ला दिया पूरे पूर्णिया शहर में। क्यों ऐसा हुआ? मंडी में क्यों नहीं प्याज आ रहा है? प्याज रातों रात उसकी कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पूरा बिहार के उपभोक्ता परेशान है कि आखिर प्याज की कीमत लगातार क्यों बढ़ रही है और सरकार खामोश क्यों है? इस खामोशी के पीछे किसका हाथ है? कई तरह के सवाल हैं। और यहाँ जरा हम जो पूर्णिया की सबसे बड़ी मंडी है और उस मंडी में काम करने वाले जो बड़े व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर प्याज रुला क्यों रही है। पहले जरा इनका बयान सुन लीजिए, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। ये 2 साल 3 साल से मार रहे हैं जो नासिक के ब्रोकरों हैं, उसके द्वारा इसके चक्कर में रेट है। ये रेट देख रहे हैं, जो गोदाम खाली पड़ा हुआ है, सब रेक की तैयारी है। रेक से प्याज आता था 6 साल 7 साल से, और यहाँ आने के बाद हम उचित मूल्य पर पूरे कोसी सीमांचल के लोगों को सप्लाई दिया करते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से रेक बंद है। उस दिन से आज तक सीमांचल में, गुलाबबाग जिला में, पूर्णिया जिला में कभी रेक नहीं लगा है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग को रेक नहीं लादने देंगे। मैं 2013-14 से नासिक से रेक का काम नहीं आ रहा है बिहार, इस वजह से प्याज हमें रुला रही है। चलिए अब हम दूसरी खबर चलते हैं। पटना के लोग परेशान हैं, घर छोड़कर गांव गए, चोरी होना तय है। ये छठ से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये सिलसिला अभी तक जारी है। अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा। पटना सिटी के एक प्राचीन मंदिर में, वहाँ के मंदिर की मूर्तियाँ चोरी हो गई है। लोगों में खासा आक्रोश है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोग घंटों रोड जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी किए। सवाल धार्मिक भावनाओं का भी है कि बरसों बरस से लोग उस मंदिर में पूजा पाठ करते थे और वहाँ से आज सुबह जब लोग पहुँचे तो मूर्तियाँ गायब हैं। लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोग उस पर FIR करने की बात आई है, FIR होगी और आगे जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। लोगों को समझाए बुझाने से ये बात मान गए कि ठीक है, आगे कार्रवाई जो किया जाएगा ताकि। चलिए स्वाभाविक है, मुरादाबादी मैदान में ही नहीं, जामताड़ा में भी कल के उत्सव का, या यूं कहें जो स्थापना दिवस नहीं 1 वर्ष पूरे होने को लेकर जो एक समारोह का आयोजन किया गया है, उसकी तैयारी जामताड़ा में भी जोर शोर से चल रहा है। ये पूरे बिहार झारखंड में ये तैयारी चल रही है। तो जामताड़ा का ये फुटेज आप देख रहे हैं, जहां खुद जिला के सीनियर अधिकारी इस प्रोग्राम को सफल बनाने को लेकर मेहनत में जुटे हुए हैं। चलिए तब अब हम आज के इस खास बुलेटिन बड़ी खबर को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारी ठीक इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।